नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप 11 पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक है हमारा, जो पढ़ रहे थे हम एंडोक्राइन सिस्टम यानी अतस्रावी तंत्र। आज हम बहुत ही अच्छे से उसके बारे में आगे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल हमने पढ़ा था ग्रंथियां क्या होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या है, पीनियल क्या है, पीयूष ग्रंथि। आगे हम पढ़ेंगे आज पैराथायराइड के बारे में, थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एड्रिनल आपकी अधिवृक्क ग्रंथि है, उसके बारे में टेस्टिज, वृषण, ओवेरी, अंडाशय वगैरह, तो कौन कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं और कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं और क्या हार्मोन क्या काम करते हैं, उनकी कमी से कौन से रोग आ जाते हैं और अधिक स्त्रावण से भी कौन से रोग आ जाते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो ग्रंथि हमारी पैराथायराइड, कौन सी ग्रंथि है? पैराथायराइड यानी पैरा आउटो ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। और इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पर है। तो ये स्थित कहाँ पे होती है? जो थायराइड के कोने पे स्थित होती है। तो आप लिख लो, आउटो के कोने पे स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? आउटो जो ग्रंथि होती है, थायराइड जो ग्रंथि है, उसके कॉर्नर पर लोकेटेड होती है ये, ठीक है। और उसके एच आकार की ग्रंथि है, यानी आपने देखा होगा इस प्रकार का आपका गला है और गले के अंदर इस प्रकार की एक ग्रंथि है जिसका नाम क्या है? थायराइड। और वहाँ के कोने पे, इस कोने पे, इस कोने पे, यानी कितनी हो गई? तो आप कहोगे जी टोटल हो गई 4। कितनी हो गई? 4 ग्रंथि। तो आप इस नाम से याद रख लेना। इसकी संख्या पूछ ले आपसे, संख्या पूछ ले आपसे, ये पूछे कहाँ स्थित है, तो आप आउटो को न लेके गले में स्थित है ये भी लिख सकते हो। गले में स्थित है, थ्रोट के अंदर लोकेटेड है, क्योंकि थ्रोट जो हमारा गला है उसी के अंदर 1 1 1 1 4 तो यहाँ पे स्थित है। तो संख्या 4। जोड़े पूछ ले आपसे, ये किस में पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। तो जोड़ा कितना है? 2 जोड़े में पाई जाती है, ठीक है। और ये ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, ये बात जरूर लिख लेना, पीयूष ग्रंथि नोट करके। पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती, नियंत्रण में नहीं होती, ठीक है, होती है। जैसे आपने देखा, इंपॉर्टेंट बात है, हमारे शरीर के अंदर मास्टर ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के सभी जो क्या है ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का काम करती है, सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। तो पीयूष ग्रंथि ऐसा कोई हार्मोन स्रावित नहीं करती जो पैरा आउटो ग्रंथि को कंट्रोल कर सके। पैरा आउटो ग्रंथि को कंट्रोल नहीं करती। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सी ग्रंथि बहुत नियंत्रित नहीं होती? तो आपका आंसर क्या रहेगा? पैराथायराइड, ठीक है। इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, लेकिन आपको एक हार्मोन याद करना है। क्या नाम है जिसका? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन यानी पैराथार्मोन हार्मोन। तो आपको पता लग ही जाएगा, पैराथायराइड पैराथार्मोन, पैराथायराइड पैराथार्मोन, इससे रिलेटेड हो गया। या पैराथायराइड हार्मोन भी कह देते हैं इसको, क्या बोलते थे? पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। और ये कार्य क्या करता है? ठीक है, तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है ना, उसको इंक्रीज करता है, या उसके लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है ना। क्या करता है? तो ये रक्त कैल्शियम स्तर जो है बनाए रखना, बस ये काम है इसका। यानी इसका काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होता है वो कितना होता है? ब्लड लिख लो, कैल्शियम
लेवल जो है वो कितना होता है, तो 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये इसको बनाए रखने में पैराथार्मोन हार्मोन की मुख्य भूमिका रहती है। 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये बना के रखेगा, चाहे इसको हड्डियाँ तोड़नी पड़े, चाहे कहीं से भी इसको जुगाड़ करना पड़े, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को नहीं टूटने देता, ठीक है ना। चाहे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए, लेकिन ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल उतना ही रहना चाहिए। अगर आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर, दांत भी कमज़ोर हो सकते हैं, अगर आपके शरीर में कैल्शियम कम है तो, लेकिन ब्लड कैल्शियम लेवल बना रहेगा। किस हार्मोन के कारण? इस हार्मोन के कारण। कार्य कहाँ करता है, ये किस पे एक्ट करता है, तो ये मुख्य काम करता है रीअब्जॉर्प्शन, यानी ये पुनः अवशोषण करवाता है। कहाँ से? पुनः अवशोषण करवाता है। एक तो ये किडनी से पुनः अवशोषण करवाने का काम करता है, किडनी यानी वृक्क पे काम करता है। वृक्क से कैल्शियम और फास्फोरस जो है उसको पुनः अवशोषण करवाता है, ताकि यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर कम से कम कैल्शियम बाहर जाए, तो उस पर भी काम करता है। किडनी पे काम करके किडनी से क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन यानी पुनः अवशोषित करवाता है। क्या करवाता है? पुनः अवशोषित करवाता है। बाकी ये किसमें? एब्जॉर्प्शन में भी सहायक है। अवशोषण भी करवाता है ये। तो अवशोषण कहाँ से करवाए, आपको पता ही है। अवशोषण कहाँ से करवाएगा, तो अवशोषण करवाता है ये आपके आंत से, आंत से, छोटी आंत से ये क्या करेगा, कैल्शियम का अवशोषण करवाने में भी सहायक है। तो वहाँ पे ये काम करेगा। कैल्शियम वो काम भी कहाँ करेगा, जैसे पीसीटी डीसीटी आपने सुना होगा, तो ये करेगा पीसीटी डीसीटी किस पे काम करेगा, तो ये डीसीटी पे काम करता है, ठीक है ना। किडनी के नेफ्रॉन पे पुनः अवशोषित करके कैल्शियम का लेवल रक्त में बनाए रखने का काम करता है। कौन करता है? पैराथार्मोन। अब इसका हो जाए ज़्यादा स्त्रावण तो उसको हम हाइपर सिक्रेशन बोलते हैं, और इसका कम स्त्रावण हो जाए तो भी आपको रोग होगा, आपको पता है। इसका ज़्यादा स्त्रावण होने से आपको रोग हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस। कौन सा रोग हो जाता है? ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है आपको, ठीक है। और अगर आप इसका कम स्त्रावण होता है तो रोग हो जाता है टीटेनी रोग हो जाता है। क्लियर हुई बात? देखो, अगर इसका ज़्यादा स्त्रावण हो गया तो ओस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है, हड्डियां कमज़ोर होकर उसके अंदर क्या हो जाते हैं, पोर फॉर्मेशन हो जाती है, छिद्रों का निर्माण हो जाता है। यानी इसको क्या करना है, अगर आपने भोजन के अंदर कैल्शियम कम लिया तो क्या होगा, कैल्शियम कम लिया, या ये हड्डियों से भी अवशोषित करके ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल बनाए रखता है। आपने कैल्शियम जैसे ही कम लिया मान लो शरीर, तो कैल्शियम अब न तो आंत से जा रहा है न किडनी से वापस जा रहा है, तो ये क्या करेगा, हड्डियों में कैल्शियम भरपूर पड़ा है आपका, वहाँ से तोड़ना शुरू कर देता है, और ज़्यादा स्रावित होगा तो ज़्यादा तोड़ना शुरू करेगा। उन टिश्यूओं को तोड़कर रक्त में अवशोषण किसकी मात्रा बना के रखता है कैल्शियम की, तो वो इसके अंदर क्या कर देता है, तोड़ तोड़ के छिद्र कर देता है। उस रोग को हम ओस्टियोपोरोसिस बोल देते हैं। उस रोग को हम क्या बोलेंगे, ओस्टियोपोरोसिस। तो वो हड्डियों से रिलेटेड है, ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोलॉजिस्ट, ठीक है, सारे शब्द ओस्टियोमलेशिया। तो ओस्टियो शब्द हड्डियों से संबंधित होता है, इस बात को याद रखना, हड्डियों से संबंधित है। हड्डियों में पोर हो जाते हैं जिसको छिद्र हो जाना, किस हार्मोन की अधिकता के कारण होता है, इस हार्मोन की अधिकता का। इस हार्मोन की अधिकता कारण टीटेनी रोग हो जाता है। आपको क्या हो जाता है, टीटेनी कमी के कारण, यानी हाइपर सिक्रेशन या आपको अल्प स्त्रावण में। तो टीटेनी रोग में क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम को कैल्शियम की जरूरत है, वो क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। इरिटेट हो जाना यानी उसके अंदर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा, सर दर्द वगैरह होना शुरू हो जाएगा। यानी नर्वस सिस्टम आपका तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। कौन सा रोग, टीटेनी। किससे, टीटेनी। टीटेनी रोग होता किससे है,
इसके कम स्त्रावण से, यानी कम स्त्रावण तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल घट जाएगा, कैल्शियम लेवल घटेगा तो आपको टिटेनी रोग हो जाएगा, नर्वस सिस्टम आपका इरिटेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो टिटेनी रोग किससे संबंधित है? इससे संबंधित है, कम स्त्रावण से। टिटेनी ज़्यादा से ऑस्टियोपोरोसिस, पैराथार्मोन हार्मोन है जो इस प्रकार का काम करता है, ठीक है। क्लियर हो जाएगी बात। 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर याद रखना, कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन से रोग हो जाते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगला हमारा थाइमस ग्रंथि, कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी तो नहीं है, या है कुछ? का ऑस्टियो, हड्डियाँ, टिटेनी, ऐसे याद कर लो, है ना, धीरे धीरे याद रहना लग जाएगा, सब कुछ याद रहना शुरू हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगली ग्रंथि है थाइमस, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी, सबसे छोटी, जिसका क्वेश्चन क्या बनता है, थाइमस कहाँ स्थित है? एक तो आपके वक्ष गुहा में स्थित है, थ्रोसिस रीजन के अंदर स्थित है, वक्ष गुहा में स्थित है। किस हड्डी के पीछे है? स्टेर्नम बोन के पीछे, बिहाइंड स्टेर्नम बोन, ठीक है। यानी आपके उरो अस्थि, स्टेर्नम को क्या बोलते हैं? उरो अस्थि हड्डी के पीछे स्थित है। कहाँ स्थित है? आपका ये वक्ष है, मान लो ये आपकी चेस्ट है, ये आपका सर था, क्लियर है। तो ये वक्ष, इससे डायफ्राम है, यहाँ पे एक स्टेर्नम हड्डी होती है आगे आपके तलवार नुमा, जो पसलियों को जोड़ के रखती है आपके, है ना, पसलियों। तो इस हड्डी के पीछे स्थित होती है, यहाँ पे पीछे स्थित होती है, यहाँ पे। तो ये इसको क्या बोलेंगे? वक्ष गुहा। इसको क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल रीजन, क्या बोलते हैं? उदर गुहा। इसको वक्ष गुहा में स्थित है, स्टेर्नम हड्डी के पीछे, स्टेर्नम हड्डी के पीछे स्थित है, बस ये याद करना, थाइमस। इसको बोला जाता है ट्रेनिंग सेंटर ऑफ WBC। WBC का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है इसको। WBC का प्रशिक्षण केंद्र किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, इसको इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो भी कहा जाता है। भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है इसको, भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र इसको कहा जाता है, ठीक है। थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहा जाता है इसको। क्लियर हुई बात? WBC का प्रशिक्षण केंद्र किसे कहा जाता है? थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो तो मेरा काम, ठीक है ना। इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो कहा जाता है, यानी भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको थार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कौन सा हार्मोन निकलता है इसे? थार्मोन, ठीक है। और ये क्या करता है? आपको तो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, बस प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। इसको पावर को कैसे करता है? देखो, आपने सुना होगा, आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, उसके अंदर आपने सुना WBC के अंदर आपने ए ग्रेन्युलोसाइट पढ़ा, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो WBC में आपने क्या पढ़ा था? लिम्फोसाइट पढ़ा। लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की थी, एक तो टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, और एक था बी लिम्फोसाइट। दो प्रकार के लिम्फोसाइट थे। तो टी का मतलब होता है, टी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? तो टी का मतलब होता है थाइमस। क्या करता है ये? थाइमस ग्रंथि से रिलेटेड है, थाइमस लिम्फोसाइट। जब बोन मेरो के अंदर निर्माण कहाँ पे होता है इनका? बोन मेरो में ही होता है। जब रेड बोन मेरो से
क्या है, ये निर्माण होकर निकलते हैं और किस हार्मोन के टच में आते हैं, तो हार्मोन जो है उसके टच में आते हैं तो ये मैच्योर होते हैं। तो इसका काम क्या है, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करना। लिम्फोसाइट प्रोवाइड मैच्योरिटी टू टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने का काम करता है। ठीक है, कौन करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, थार्मोन। यानी टी लिम्फोसाइट आगे क्या करेंगे, ये ही हैं जो आपके क्या करेंगे, आगे जाके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। आगे WBC है, जिसे बॉडीगार्ड पुलिसमैन ऑफ द बॉडी कहा जाता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल हो गए, टी किलर सेल हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये किसी न किसी प्रकार से आपके लिम्फोसाइट जो है वो किस में पाए जाते हैं, आपके लिम्फ के अंदर या लसिका के अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपके अनेक प्रकार के शरीर के अंदर जो पैथोजन रोग वाले कारक हैं उनसे बचाने का काम करते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उसको मैच्योर करते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से ये क्या है, ट्रेनिंग देते हैं किसको, लिम्फोसाइट को मैच्योर होने के लिए, यानी उसको तैयार करते हैं। जैसे फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है लड़ने के लिए, उसी प्रकार लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग कहाँ मिलती है, थाइमस ग्रंथि के पास मिलती है। इसलिए WBC का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है इसको। टी का मतलब है थाइमस लिम्फोसाइट, ठीक है ना। और इम्यूनिटी सिस्टम को एम्ब्रियो कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जब हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होता भ्रूण के अंदर, तब यही काम करता है आपके रोगों से बचाने का शरीर में। हार्मोन निकलता है, कम हो जाए मान लो हार्मोन, तो आपको पता है इम्यूनिटी पावर, टी लिम्फोसाइट है वो कम मैच्योर होगी तो आपकी इम्यूनिटी पावर को नुकसान पहुंचाएगी। क्लियर हो जाए बात, ठीक है। और ये ग्रंथि बुढ़ापा जो आता है ना आपका ओल्ड एज के अंदर, ओल्ड एज यानी आपका बुढ़ापा जब आता है तो उसके अंदर ये लगभग ख़त्म हो जाती है। लगभग क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बुढ़ापे के अंदर क्या हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है। इसी कारण आपने देखा होगा भी हमारी टी लिम्फोसाइट वो इतनी मजबूत नहीं रहती, और मजबूत न रहने के कारण बुढ़े आदमी को खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए तो जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेता। वो इसी कारण नहीं लेता क्योंकि थाइमस ग्रंथि अब उसके अंदर लगभग नष्ट हो गई है। ठीक है ना, नष्ट हो गई है। क्लियर हुई बातें, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद करते हैं शुरू। अगली ग्रंथि हमारी एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, और इसको ज़्यादातर आप याद रखना एड्रीनल ही लिखा आता है, एड्रीनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि, यानी यह ग्रंथि बहुत ही ऐसी बढ़िया ग्रंथि है जिससे सबसे ज़्यादा हार्मोन वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। किस ग्रंथि से बनेंगे, एड्रिनल ग्रंथि से। किससे बनेंगे, एड्रिनल ग्रंथि। इसको कंप्लीट करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इस ग्रंथि को 4S ग्लैंड कहा जाता है, याद रखना 4S ग्लैंड यानी 4S। इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 4S, 45 नहीं है, S है। 4S ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो इसको S 4S का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। 4S का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो एक S तो आपको सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक S आपके शुगर को रिप्रेजेंट करता है, एक आपके सेक्स को और एक आपके स्ट्रेस को। यानी चारों चीज़ों पर नियंत्रण करने का काम भी इस ग्रंथि के द्वारा होता है। यानी इसको रेगुलेट करना, साल्ट रेगुलेट करना, आप कहोगे जी शुगर को मेंटेन करना, सेक्स हार्मोन रिलीज करना, ठीक है, स्ट्रेस पर कंट्रोल करना, ये काम ही करती है ग्रंथि। इसलिए इसको 4S यानी 4S का मतलब सॉल्ट, शुगर, सेक्स, स्ट्रेस, यानी सॉल्ट
लवण जो है शुगर यानी आपकी ग्लूकोज लेवल उसको भी मेंटेन करेगा। सेक्स हार्मोन करके आपकी सेक्स जो क्षमताएं हैं या आपके शरीर के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको डेवलप करने में भी ये सहायता करेगा किसी न किसी तरीके से। स्ट्रेस को कंट्रोल करने का, आपके तनाव जो होता है उसको कंट्रोल करने में इसकी भूमिका रहती है और तनाव देने में भी इसकी भूमिका रहती है। वो किस प्रकार से रहती है ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसका दूसरा नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम सुप्रारीनल ग्लैंड भी है, सुप्रारीनल ग्लैंड भी है, सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहा जाता है इसको, सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? सुप्रारीनल। तीसरा नाम इसका इमरजेंसी ग्लैंड भी है, इमरजेंसी ग्लैंड यानी इमरजेंसी ग्रंथि भी है इसका नाम। आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है इसको, आपातकालीन ग्रंथि इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये नाम भी आपको याद करना है, सुप्रारीनल, फोरस ग्लैंड, ठीक है। सुप्रारीनल, इमरजेंसी ग्लैंड, एड्रिनल, अधिवृक्क। वृक्क से मतलब वो रिनल का शब्द का मतलब, रिनल किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। रिनल शब्द किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। तो इसको सुप्रारीनल यानी सुपर, किडनी की सुपर, ठीक है ना, इमरजेंसी आपातकाल में काम करेगी। ये बात तो हो गई यहाँ पर। अगली बात क्या है? ये लोकेटेड कहाँ होती है? तो ऑन हेड ऑफ किडनी, किडनी को वृक्क कहा जाता है। तो आप वृक्क लिख लो, याद रह जाएगा। अधिवृक्क यानी वृक्क के अधीन है इसके, वृक्क के सिर पे पाई जाती है, ठीक है। ये आपकी किडनी है, दोनों तरफ किडनी होती है सेम आकार की, और इसके ऊपर स्थित होती है ये, जिसको हम क्या दोनों को बोलते हैं, कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल। और इसके भी दो भाग होते हैं, मैं दो बना देता हूँ, एक अंदर और बना देता हूँ, इसको रंगीन कर देते हैं, अंदर का थोड़ा सा छोड़ देते हैं, 2% 5% भाग, ठीक है। तो ये किडनी है आपकी और ये भी किडनी है, यानी दोनों किडनी पे स्थित होती है, याद रखना। तो कितने पाए जाते हैं? दूसरा आप कहोगे जोड़े में पाई जाती है। कितने जोड़े होते हैं? तो जोड़े इसके एक होता है। संख्या पूछे आपसे तो दो होती है, संख्या पूछे तो आपसे दो होती है, जोड़ा एक होता है, ठीक है ना। त्रिभुजनुमा, ट्रायंगल जो होता है उस प्रकार त्रिभुजनुमा आकृति, देख लो वहां पे बनाई हुई आकृति होती है, ठीक है, त्रिभुजनुमा आकृति होती है। इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने पार्ट है इसके? दो भाग, ठीक है। ऊपर वाला अपर पार्ट जो है उसको ऊपर वाला है, और एक नीचे वाला भाग है यानी बीच वाला अंदर वाला भाग, यानी आपको आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है और ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? इनर पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल जो है उसको कहा जाता है इसका कॉर्टेक्स रेनल, और इसको कहा जाता है मेडुला। अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे? मेडुला। यानी ये कौन सी ग्रंथि है आपकी? और इसमें दो भाग है, एक तो अंदर वाला भाग और एक है बाहर वाला। बाहर वाले भाग को क्या बोल दिया? कॉर्टेक्स। अंदर वाले भाग को क्या बोल दिया? मेडुला, ठीक है ना। यानी इसके दो भाग हैं, ऊपर वाले को कॉर्टेक्स, नीचे वाले को मेडुला। कॉर्टेक्स इसका लगभग 95% भाग बनाता है और मेडुला इसका लगभग 5% भाग बनाता है। तो कॉर्टेक्स बड़ा है मेडुला की तुलना में। तो ये दो भागों में बांटे जा सकते हैं, एक ऊपर वाले को कॉर्टेक्स, बीच वाले को मेडुला। ये त्रिभुज आकार की होती है, मान लो जोड़े में पाई जाती है, एक एक किडनी पे एक एक, यानी संख्या दो हो गई, किडनी के सिर पे स्थित होती है, ठीक है ना। इसको फोरस ग्लैंड कहा जाता है, इमरजेंसी कहा जाता है, सुप्रारीनल ग्रंथि कहा जाता है। तो ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। अब करते हैं इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। ये आपकी ग्रंथि, कॉर्टेक्स भाग है ये,
मेडुला भाग, ठीक है, अंदर वाला मेडुला भाग। अब कुछ हार्मोन तो कॉर्टेक्स से स्रावित होते हैं, किससे होते हैं, कॉर्टेक्स, और कुछ हार्मोन होते हैं स्रावित मेडुला से, किससे होते हैं, मेडुला से। तो कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले को कॉर्टिकोइड्स कहा जाता है। तो आप लिख लो मिनरलो कॉर्टिकोइड्स हार्मोन, मिनरलो कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। ठीक है। दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन, यानी ग्लूको, बाकी ऊपर वाला लिख लेना, कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। तीसरा है एड्रिनलो या एंड्रोजन कॉर्टिकोइड्स हार्मोन, यानी एंड्रोजन कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। यानी 3 प्रकार के हार्मोन नहीं, ग्रुप ऑफ हार्मोन है, आप कह सकते हो। इनको मिनरल्स को रिलेट करेंगे, 40 हार्मोन, 30 हार्मोन तक इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन आपको याद नहीं करने। ये ग्रुप ऑफ हार्मोन के नाम है। एड्रोजन जो हार्मोन जो है उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन स्रावित होंगे, ग्लूको के अंदर कौन से होंगे, मिनरलों के अंदर कौन से होंगे। तो ये हार्मोन का क्या है, ग्रुप है, जिसको मिनरल ग्लूकोज पर करेगा, हाइड्रोजन आपके उस पर करेगा। और 2 मेडुला से स्रावित होते हैं, एक का नाम है आपका एपिनेफ्रिन हार्मोन, और एक है नोरएपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन को दूसरा नाम है एड्रीनेलिन हार्मोन। सब कुछ लिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। नॉन एड्रीनलिन हार्मोन, यानी इसको एड्रीनलिन हार्मोन भी कहा जाता है। यही सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा, इसको नॉर एड्रीनलिन हार्मोन कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, नाम है जो लिखने पड़ेंगे भैया, ठीक है। ये नाम है, ये हार्मोन से स्रावित होते हैं, कुछ भी नहीं। मिनरलो कॉर्टिकोइड्स जो हार्मोन है, मिनरलो कॉर्टिकोइड्स जो हार्मोन है, मान लो ठीक है। ग्लूको, ठीक है, सांस ले लो थोड़ा सा। इसका ग्रुप है हार्मोन का, लेकिन मुख्य हार्मोन है वो है एल्डिस्टीरोन हार्मोन, आपने सुना होगा। कौन सा हार्मोन मुख्य है इसमें, एल्डिस्टीरोन मुख्य। ग्लूको के अंदर, इसके अंदर हार्मोन है कोर्टिसोल, आपने सुना होगा कोर्टिसोल, यानी इसका मुख्य हार्मोन कौन सा है, कोर्टिसोल। और इसका मुख्य हार्मोन 3 है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन। 3 मुख्य हार्मोन है इसके, ठीक है।
यानी एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मिनरल यानी खनिज लवण पर नियंत्रण करने का काम करता है। कुछ नहीं, खनिज लवण जो होते हैं उनको ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर बनाए रखने में जिसकी सहायता रहती है वो मिनरोकॉर्टिकॉइड्स है, यानी उसके अंदर मुख्य हार्मोन एल्डोस्टेरोन है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, आपके खनिज लवण जितने भी हैं यानी मिनरल जितने भी हैं उनको ब्लड के अंदर बना के रखने में जो कार्य करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, तो एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से निकलने वाला मिनरोकॉर्टिकॉइड्स, इसके नाम से ही पता है मिनरल यानी खनिज लवण को इसका मुख्य हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। वैसे तो ये ग्रुप है हार्मोन का, लेकिन इसमें एल्डोस्टेरोन मुख्य भूमिका निभाता है, सबसे ज़्यादा अच्छा भूमिका खनिज लवण को क्या करता है, ये मेंटेन करता है ब्लड के अंदर। बात खत्म हुई इसकी, बस दिमाग से निकाल दो। ग्लूकोज यानी आप कहोगे जी ग्लूकोज, ठीक है, चाहे आपका अमीनो एसिड हो, अमीनो अम्ल हो और आपका ची फैटी एसिड हो, इनका लेवल बना के रखता है। इनका लेवल जो है यानी वसीय अम्ल हो चाहे ग्लूकोज हो चाहे अमीनो अम्ल हो, इनका लेवल मेंटेन करने का काम करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करता है, इनका लेवल जो है उनको मेंटेन करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और इसमें मुख्य हार्मोन जो है वो कोर्टिसोल है जो ये भूमिका निभाता है। मुख्य हार्मोन कौन सा है, कोर्टिसोल है जो ये भूमिका निभाता है। तो ग्लूकोज से भी याद कर सकते हो, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिसोल, ठीक है ना, ये याद कर लेना। इसके बाद एंड्रोजन हार्मोन, ये आपने सुना होगा, एंड्रोजन कोर्टिकोइड्स हार्मोन जो होता है, एंड्रोजन यानी एंड्रोजन का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पे ये बात भी लिखी आ जाती है सेक्स कोर्टिकोइड्स हार्मोन, ठीक है। यानी ये जो हार्मोन है वो सेक्स से रिलेटेड हार्मोन जो यानी आपके प्रजनन संबंधी से रिलेटेड हार्मोन का स्त्रावण करेगा। आपको पता है ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये तो आपको पता है महिला के अंदर होते हैं। किसके हार्मोन है, महिला के। और ये किसका हार्मोन है, तो ये मेल है, मेल एंड्रोजन यानी आप कहोगे ये नर का है, नर का रिप्रोडक्टिव हार्मोन है यानी प्राइमरी हार्मोन जिसको कहा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन यानी ये उन ग्रंथियों से स्रावित होकर जो वृषण और अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन है। लेकिन किडनी के कौन से भाग, किडनी के जो ऊपर स्थित होती है एक एड्रिनल ग्रंथि, उससे भी स्रावित होते हैं। तो कौन से, एंड्रोजन। कई बार क्या होता है ये टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन जो है उसका स्रावण महिला के अंदर ज़्यादा हो जाता है। बहुत ही माइनर क्वांटिटी जो होती है उसमें ये सिक्रेशन होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं, जिसका नाम मात्र प्रभाव रहता है यानी पुरुष में या महिला के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा स्रावित होता है महिलाओं में। तो महिला में आपने देखा होगा मूंछ दाढ़ी आ जाती है, कई बार मूंछ दाढ़ी देखी होगी, मूंछ दाढ़ी आ जाती है महिलाओं में। तो उस रोग को क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म बोलते हैं, हिर्सुटिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो हिर्सुटिज्म रोग किसके कारण होता है, तो वो एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता से होता है महिलाओं में। यानी पुरुष के अंदर दाढ़ी मूंछ का ले आना किस हार्मोन की सहायता से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। लेकिन ये हार्मोन अगर महिलाओं में थोड़ा बहुत ही फालतू हो गया तो उसके अंदर महिला में क्या हो जाता है, कई बार मूंछ दाढ़ी आ जाती है, हिर्सुटिज्म बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म। कई बार क्या होता है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, ये हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं किसमें, पुरुष के अंदर। तो पुरुष को आ जाता है गाइनोकास्टिज्म बोलते हैं उसको, स्तन ग्रंथियों का कई बार विकास हो जाता है। तो पुरुष के अंदर इन हार्मोन की अधिकता से दिक्कत हो जाती है, महिला में इस हार्मोन की अधिकता से दिक्कत हो जाती है। यानी पुरुष वाले गुण इस हार्मोन के कारण आ जाते हैं और पुरुष में महिला वाले गुण इस हार्मोन के कारण आ जाते हैं। तो ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ग्रंथि आपकी बहुत खतरनाक है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। अगला है आपका एपिनेफ्रिन या एड्रीनेलिन हार्मोन। इस हार्मोन को 3S हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 3S हार्मोन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, 3S हार्मोन। 3S हार्मोन करने का काम क्या, तो ये आपके एक तो शुगर लेवल जो है, 3F हार्मोन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 3F। एक तो ये क्या है, फियर, फाइट और
फ्लाइट। 3 चीज़ों पर नियंत्रण करने का काम करता है। डर, लड़ना, उड़ना, लड़ना, उड़ना, लड़ना, उड़ना, डर। तीनों चीज़ों पर नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? ये हार्मोन करेगा। इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, आपको पता हो तो। आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है इसको। आपातकालीन हार्मोन किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर रहेगा ये, इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपातकाल इमरजेंसी के समय जो हार्मोन सबसे ज़्यादा स्रावित होता है वो होता है आपका एड्रिनल। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। ठीक है। दूसरा, इमरजेंसी हार्मोन, फियर, फ्लाइट, फाइट हार्मोन। ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है इसको। लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर फ्लाइट और फाइट हार्मोन किसको कहा जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। ये तीनों बातें आप याद रख लेते हो तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ आपको समझाता हूँ भी ये का काम करते हैं। ठीक है, क्या क्या काम करते हैं। जब भी आपके इमरजेंसी होती है, मान लो, ठीक है, जब भी आपको इमरजेंसी होती है, पानी दियो, जब भी आपको होती है इमरजेंसी, इमरजेंसी के अंदर आप क्या करोगे? देखो, सोच के देखो क्या क्या करना है। इमरजेंसी में क्या करोगे आप? इमरजेंसी में आपको क्या करना है? सोचना है, बस 2 मिनट इमेजिनेशन करो। यानी आपको करना होगा, इमरजेंसी इस हालात में हो भी आपके सामने शेर आ जाए, आप क्या करोगे? भागोगे। लड़ने की ताकत आप में नहीं है। तो आपके सामने चूहा आ जाए, आप नहीं भागते हो, लड़ने की ताकत आप में। यानी इमरजेंसी हालात के अंदर जो जो चीज़ें अपने अंदर होती है ना, वो सारी की सारी चीज़ें एड्रिनल ग्रंथि द्वारा की जाती है, उस पर कंट्रोल किया जाता है। एक तो जब आप इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति में आपको भागना हो, दौड़ना हो, मतलब लड़ना हो, चाहे उड़ना हो, किस प्रकार से आपको जो भी करना हो, फाइट करनी हो, उस समय आपको जिन चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको लड़ने के लिए चाहिए ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा चाहिए तो आपको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आपको ग्लूकोज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। यानी ग्लूकोज ज़्यादा, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए आपातकालीन स्थिति में। ग्लूकोज ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए आपको। ठीक है, अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन चाहिए तो आपका ये बताओ क्या होगा? हार्ट रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? हार्ट रेट आपका यानी आपके हृदय की धड़कन तेज होगी, तभी तो ग्लूकोज ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंच पाएगा कोशिकाओं के अंदर। हाँ जी, ये तेज़ होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहने के लिए आपकी सांसें तेज़ होगी, यानी आप कह सकते हो श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट जो आपका वो भी ज़्यादा चाहिए। हाँ जी, ये दोनों चाहिए तो आपकी नाड़ियाँ ज़्यादा फूल जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को लेके जा सके, तो वेसोडाइलेशन बोलते हैं। वेसोडाइलेशन यानी आपकी जो रक्त वाहिका फैल जाना, रक्त वाहिका डायलेट हो जाती है, रक्त वाहिका का फैलना, रक्त वाहिका बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें होगी आपकी। क्लियर हुई बात? यानी आपकी ऊर्जा, आप कहोगे जी ये भी तेज़ होगी तो आप कहोगे जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे बीपी ज़्यादा होगा जी। ठीक है, बीपी भी ज़्यादा होगा। और क्या क्या चीज़ें होगी? और भी होगी अब तक। ठीक है, यानी आपको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए।
तो बात याद रखना, जहाँ ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पे सांसें ज़्यादा होगी, आपका हार्ट बीट भी ज़्यादा होगी और ब्लड प्रेशर भी जब उस समय ज़्यादा होगा, याद रखना। श्वसन दर बढ़ेगी, रक्त वाहिका का फैलाव होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। तो ये हार्मोन इमरजेंसी स्थिति के अंदर क्या करता है, ये आपकी रक्त वाहिकाओं का डायलेशन करवाता है, ठीक है ना, वेसो डायलेशन बोलते हैं उसको, डायलेट करवा के चौड़ी कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त जा सके। श्वसन दर को बढ़ाने का काम करता है कौन हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन। इमरजेंसी हालात में हार्ट रेट को बढ़ाने का यानी हृदय की धड़कन को बढ़ाने का काम कौन करता है इमरजेंसी में, ये हार्मोन। ग्लूकोज का लेवल और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कोशिका को ऊर्जा देने का काम करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप एनर्जाइड होगे क्या कर सके, उस स्थिति से आपातकालीन स्थिति से लड़ सकें, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना भी ज़्यादा होता है, अभी माहौल क्या है, तो आपके प्यूपिल डायलेशन भी करता है, यानी पुतलियाँ जो होती है ना, पुतलियाँ, उनको भी फैलाता है, पुतलियों को फैलाने का काम करता है। आपके रोंगटे खड़े कर देता है, रोंगटे खड़े होना वो भी इसके कारण है। रोंगटे खड़े क्यों होते हैं बताऊंगा मैं, ठीक है। स्वीटी बॉडी यानी पसीने की ग्रंथियों को एक्टिवेट करता है, पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, आपको कोई दिक्कत न हो। तो कितने कार्य कर रहा है, पसीना ज़्यादा आना, इस इमरजेंसी हालात में पसीना आता है ना हमें, तो वो किस लिए आता है भी हमारे शरीर का टेम्परेचर, ये चीज़ें हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर ऑटोमेटिकली जो बढ़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए पसीना यानी आपके स्वेट ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है ये, ठीक है। पुतलियों को फैला देता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सको, ठीक है ना। रोंगटे खड़े, आप बड़े दिखाई दो, रोंगटे खड़े ये उस समय का, या जब आप बंदर होते थे उस समय का ये क्या आपके अंदर एक गुण है। जब कोई मतलब बड़ा जानवर आता है तो जानवर जो अपना को बचने के लिए या उसको बड़ा दिखने के लिए क्या कर लेते थे, बाल होते थे वो खड़े हो जाते थे, यानी रोंगटे को खड़े कर लेते थे, वो सामने वाले को ऐसा नज़र आता था भी ये बड़ा जानवर है कोई, तो उस समय का रोंगटे वाला है। धीरे धीरे रोंगटे खत्म हो जाएंगे आपके, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्यूपिल्स यानी चीज़ को ज़्यादा देखें, ज़्यादा दूर तक देख सकें, उसको ज़्यादा पहचान सकें, इसलिए वो क्या है आपकी पुतलियों का आकार भी बढ़ा देता है। तो ये मेडुला से स्रावित होने वाला एपिनेफ्रिन हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन है जो इतने काम कर रहा है। अगर ये हार्मोन स्रावित ना हो तो आपकी इमरजेंसी हालात में हार्ट अटैक होके भी आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है ना, क्या हो सकती है, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये एड्रिनल हार्मोन है, समझ में आ जाएगा। एक बात याद रख लो, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए तो ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये आपको उस समय ये सोचने पर मजबूर करता है, इतना जल्दी से जल्दी ये कम आपका हार्मोन स्रावित होता है तो आप जो आपको एक्शन लेना है उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये हार्मोन ज़्यादा स्रावित होकर सारे शरीर के सभी अंगों को एक्टिवेट कर देता है और इससे उस समय एक्शन लेना होता है भी हमें लड़ना है स्थिति से या उड़ना है। यानी आप बंदे 10 खड़े हैं, बंदे खड़े सामने खड़े हैं तो आपको लड़ना, आप अकेले हो सामने 10, आप लड़ोगे क्या, नहीं लड़ना ना, आपातकालीन स्थिति है यानी आप फुरो लो, ठीक है, उड़ जाओ। और आगे एक बंदा है और वही आपसे कमज़ोर है तो आप क्या करोगे, उड़ोगे क्या, नहीं उड़ोगे, आप लड़ोगे। तो वो ये बताने की कोशिश करता है या तो आप लड़ो या उड़ो, दोनों में से एक करना है, लड़ो या उड़ो। भी आपकी स्थिति लड़ने वाली है सामने तो लड़ो, और आपकी लड़ने वाली नहीं है तो आप उड़ जाओ, यहाँ से यहाँ फरार हो जाओ, ठीक है ना, भाग जाओ, क्लियर है। तो इस स्थिति में ये इस प्रकार से फियर को कंट्रोल करता है। डर के समय फ्लाइट या फाइट किस प्रकार करनी है, ठीक है, उड़ना किस प्रकार से, लड़ना किस उड़ना का मतलब यहाँ पे ये नहीं है भी आप एरोप्लेन बन जाओगे भागोगे, ठीक है ना। और ये चीज़ों को कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है आपातकालीन स्थिति के अंदर, ये हार्मोन करता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको कभी नहीं आएगा भाई, ठीक है, इतने प्यार से समझा दिया। एक बात याद रखनी है, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए तो हमको क्या क्या ज़्यादा चाहिएगा, उन चीज़ों को बढ़ाने का काम ये करेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये बातें आपको याद रखनी, पुतलियाँ फैल जाएगी, रोंगटे पसीने। आप जब डर में होते हो ना, आपको डर लग रहा हो उस समय क्या होता है आपके शरीर में, वो सारी चीज़ें बस यहाँ से याद रहो भी आपातकालीन स्थिति में डर ही लगेगा भाई। जब आपको डर रहे हो तो क्या क्या होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, आंखें चौड़ी हो जाती है, पुतलियाँ फैल जाती है, लाल हो जाता है, हृदय की धड़ धड़कने तेज़ हो जाती है, सांस ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ें सारी की सारी किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है, क्लियर हो जाएगा बस, ठीक है।
यही काम सेम ये हार्मोन करता है, लेकिन ये तो आपातकालीन स्थिति में करता है और ये क्या करता है जब नॉर्मल सर्कुलेशन हो रहा हो, यानी जब नॉर्मल हालात में बंदा हो, क्या हो, साधारण हालात में बंदा हो, रेस्ट में हो, आराम कर रहा हो, या कोई इमरजेंसी उसको भी नहीं है, ठीक है ना, उस समय जो हार्मोन काम करता है वो करता है नोरएपिनेफ्रिन। बाकी काम दोनों एक जैसे ही करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करते, ठीक है ना। ये काम करता है जब नॉर्मल स्थिति में, वही सेम काम करता है सारे, और ये करता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा स्रावित होने वाला हार्मोन ये। बस इतना था एड्रिनल हार्मोन के बारे में। क्लियर हुई बात? यानी एड्रिनल हार्मोन कंप्लीट हुआ हमारा, एड्रिनल ग्रंथि कंप्लीट हुई। आगे हम पढ़ेंगे पैंक्रियाज और पीयूष ग्रंथि रहती है हमारी, अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और वीडियो को दबादब लाइक करते रहिए। इतने कमेंट कर दीजिए, पीछे वाली वीडियो में इतने कमेंट आए हैं, मैं तो सोच के रहा हूँ इतने कमेंट कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना फ़र्ज़ है पढ़ाना, बाकी आपका फ़र्ज़ जो बनता है आप करो ना करो। हम चाहते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बच्चा पढ़ सके, ताकि कल को आप जॉब लग जाओगे। अगर एक भी पढ़ के हमसे जॉब लग गया, एक भी पढ़ के जॉब लग गया, तो हम मानेंगे ये हमारा खुशकिस्मती है या नसीब हमारा अच्छा है भी हमसे पढ़ के जॉब लग रहे, ठीक है ना। इससे पहले ऑफलाइन में तो पता नहीं कितने लगे होंगे, ऑनलाइन के अंदर आप लगो तब बताना, ठीक है। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में लगे होंगे, ऑफलाइन में बहुत लगे हैं, ठीक है। और इस तरीके से पढ़ते रहिएगा। पढ़ाने में कहीं कमी आ जाए तो अपनी गारंटी है, बाकी व्यू या कमेंट वोमेंट लाइक वाइक वो तो आजकल इसलिए नहीं करते लोग, और व्यू भी इसलिए कम आते हैं क्योंकि इतने चैनल हो गए हैं, इतने चैनल हो गए हैं, और बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई मैं पढ़ूँ कहाँ से पढ़ूँ, मैं किस टीचर से पढ़ूँ, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन सा टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, आपको समझ में आता है वहाँ से पढ़िए। कौन सा टीचर कंटेंट देता है, ठीक है। ट्यूशनों का दौर चल गया है, ट्यूशन करवाते हैं, लाइव चलते हैं, इस प्रकार से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिली है इस 1.5-2 साल के अंदर। पहले यूट्यूब पे जो पढ़ाता था, चाहे कुछ भी नहीं पढ़ाता, उसके हिसाब से कंपटीशन था, लेकिन आज जो पढ़ाते हैं तो आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए वो आपको पता ही है। उस तरीके का कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है तो कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गया है। आज से पहले मैंने देखा है जब 2016-17 में भर्ती आई थी हरियाणा पुलिस की, उसमें 38 मेरिट गई थी, 38 जनरल की मेरिट गई थी, 38 फिजिकल के लिए, और आज फिजिकल के लिए 72 तक मेरिट जाती है। यानी कितने तक बढ़ गया हरियाणा पुलिस, जहाँ मतलब उम्र भी 25 साल होती है। तो आप सोच के देखो भी कंपटीशन ज़्यादा है, उसके लिए आपको अच्छा डाटा पढ़ना पड़ेगा। और स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं ना, जहाँ पर भीड़ है वहाँ पे मत जाइएगा। वहाँ पर जाने का मतलब है वहाँ पे भीड़, ऐसी भीड़ है वो आपको चकाचौंध करेंगे, ठीक है ना। तो मैं तो कहता हूँ जिस टीचर के व्यू कम आते हैं ना उससे पढ़िएगा, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा। उसका पढ़ाने का कारण क्या होगा, वो आपको बढ़िया पढ़ाएगा। क्यों पढ़ाएगा, उसके पीछे क्या होगा, भी ज़्यादा बढ़िया पढ़ाऊँगा ना मैं तो मेरे व्यू अच्छे आएंगे, तो वो बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करेगा, आपको 100% देने की कोशिश करेगा। जैसे ही चढ़ाई होती है, आपने देखे बड़े बड़े चैनल देखे हैं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करवाते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में 10 से 15 क्वेश्चन करवाते हैं। और 1 घंटे में 10 से 15 क्वेश्चन आप अकेले पढ़ते तो कितने क्वेश्चन पढ़ सकते थे? मैं कहता हूँ 1 घंटे में आप 200 क्वेश्चन पढ़ सकते थे। 10-15 मिनट 10-15 क्वेश्चन करवाने के लिए आपको कम से कम कितना समय, वो ये नहीं है भी समझा रहे हैं, 15 क्वेश्चन को समझाने में 1 घंटा लग सकता है, समझा नहीं रहे, वो एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देता है, फिर बातें करते हैं आपसे, आपका नाम ले लेते हैं, कमेंट पढ़ते हैं आपका, आप खुश हो जाते हो। बस वो खुशी टेम्परेरी हैप्पीनेस है जो आपको आगे रुलाएगी पूरी उम्र, ठीक है ना। तो ऐसे चैनल से दूर रहिएगा, दिखावे से दूर रहिएगा। जहाँ ज़्यादा व्यू आ रहे हैं इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है वो अच्छा पढ़ाता हूँ, जहाँ कम व्यू आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है वो बुरा पढ़ाता हूँ। पढ़ाते सारे अच्छे हैं, लेकिन डिसाइड जज आपको करना है भी इसमें हमें क्या मिल रहा है और उसमें हमें क्या मिल रहा है। आप पढ़िए, आपका एक ही मतलब ये होना चाहिए,
हम एक ही रास्ते पे जाएं, वो भी पढ़ने के, एंटरटेनमेंट करने के लिए आप दूसरे शो देख सकते हो। इस टीचिंग लाइन जो है, टीचिंग छोड़ दो आप, इस चीज़ को, किस चीज़ को, पढ़ाई को एंटरटेनमेंट के साथ, एंटरटेन के साथ जोड़ के आपका नुकसान बहुत हो जाएगा, ठीक है, पेपर में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इतना ही कहूँगा, आप सोच के पढ़िए किससे पढ़ना है आपको, और अगर आपसे हो सकती है तो सेल्फ स्टडी द बेस्ट है। अगर आपने पहले कोचिंग कहीं से लिया तो सेल्फ स्टडी कीजिए, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। सेल्फ स्टडी आपको किसी भी एग्ज़ाम में सफलता दिला सकती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।